हेलो मेरे प्रिय मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, मेरे दिलों की धड़कनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है हिंदी। क्लास 12 के लिए हिंदी, जो आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी के लिए कंपलसरी है। आज हम लोग इस टॉपिक के जितने भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, या हम कह सकते हैं एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव है, जो आपको एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव सिलेक्टेड है, आज हम उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। आज का एपिसोड है बातचीत शीर्षक निबंध के सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग देखते होंगे टॉपिक का नाम है बातचीत वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो आज का पहला टॉपिक ये यानी आपके पाठ पुस्तक के अंतर्गत ये पहला टॉपिक है, जिसका नाम है बातचीत। लेखक आपको बालकृष्ण भट्ट महोदय हैं और ये विद्या क्या है, निबंध। बहुत ही रोमांटिक ये ललित निबंध थे, हम लोग पढ़े थे। तो इसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, देर नहीं करना है और हम लोग देखते हैं एक एक ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए आगाज करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या है डिस्प्ले पे, कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि किस युग के निबंधकार थे, प्रसाद युग के, भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग इसके कवि परिचय में पढ़े थे कि बालकृष्ण भट्ट महोदय जो है भारतेंदु युग के कवि थे। किस युग के थे, तो भारतेंदु। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। तो बालकृष्ण भट्ट महोदय यानी किस युग के कवि थे, तो भारतेंदु युग के कवि थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकता है, यह किसका मत है। यानी असल बातचीत जो दो व्यक्तियों के बीच में होते हैं, यह कथन किसका है, यह कथन किसका है, अरस्तु का, या न्यूटन का, या मिल्टन का, या एडिसन का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्या पढ़े थे कवि परिचय के अंतर्गत, जो असल बातचीत होते हैं वह दो लोगों के बीच में होते हैं, और यह किसका कथन है, एडिसन का। किसका कथन है मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, यानी एडिसन के साथ। तो आज हम लोग कौन सा टॉपिक को ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, बातचीत। आपके पाठ पुस्तक में पहला ही चैप्टर है बातचीत। आपका लेखक बालकृष्ण भट्ट साहब और ये विद्या क्या है, निबंध। और इस टॉपिक का जितने भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव है, आज हम लोग इसको मुकम्मल करेंगे, जिसमें हम लोग ने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। आपका पहला ही क्वेश्चन था किस युग के कवि है, भारतेंदु युग के। असल बातचीत जो होता है दो व्यक्तियों के बीच में, ये किसका कथन है, एडिसन का कथन है। ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएंगे। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। कहते हैं बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, क्या नाम था, देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, पेनी प्रसाद भट्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट। अगर आपसे पूछा जाए इसके पिताजी पेशे से क्या थे, तो हम लोग पढ़े थे व्यापारी थे। तो मेरा क्वेश्चन केवल ये है कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी के क्या नाम थे, तो बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, यानी बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या थे, तो बेनी प्रसाद भट्ट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक एक ऑब्जेक्टिव को सॉल्यूशन करते होंगे। हाँ, लेकिन इसके सॉल्यूशन करने के लिए आपको कवि परिचय और चैप्टर के सारांश मुकम्मल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। आपका क्वेश्चन क्या है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। यानी बातचीत शीर्षक जो है मेरे दोस्तों, इसको लिखने वाले कौन है। तो आपका ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, दिनकर है, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग पढ़े थे कि बालकृष्ण भट्ट महोदय, और अभी कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले हम लोग चर्चा किए कि बातचीत जो आपके पाठ पुस्तक में शीर्षक है, और ये कौन सी विद्या है, निबंध है, और इसका लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, यानी बातचीत शीर्षक का निबंध जो है इसका लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत शीर्षक निबंध के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहां था।
अब क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। इसका निवास स्थान समस्तीपुर बिहार, पटना बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग पढ़े थे कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 में इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो आप ऑप्शन में सर्च करो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहां था, तो इलाहाबाद मतलब उत्तर प्रदेश। फिर नए क्वेश्चन को आगाज करते हैं। कहते हैं कि बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। क्वेश्चन आपका है कि बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कितने निबंध लिखे थे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका ऑप्शन है 1002, 1001, 1000, 1003। हम लोग कभी परिचय में पढ़ चुके हैं कि बालकृष्ण भट्ट महोदय जो है मोटा मोटी लगभग 1000 निबंध लिखे थे। कितने लिखे थे? 1000। और उसमें आपको यहाँ पे क्वेश्चन बदल देगा कि इस 1000 निबंध में कितने उपयोगी थे, कितने को महत्व दिया गया था, तो लगभग 100 का। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन केवल है कितने निबंध लिखे थे? लगभग 1000। फिर नए क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। देखिए, कहते हैं कि बालकृष्ण भट्ट महोदय जो है किस काल के रचनाकार है। इनसे पहले क्वेश्चन आया था किस युग के रचनाकार है, तो वहां पर आंसर हम लोग किए थे भारतेंदु युग, लेकिन यहाँ पर काल पूछ दिया है। तो ऑप्शन को हम लोग देखेंगे, आदि काल है, भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है। मेरे प्यारे दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट महोदय जो है ये आधुनिक काल के कवि है। किस काल के कवि थे? आधुनिक काल। इसलिए ऑप्शन डी फॉर दिल्ली चलेंगे, यानी बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि है? आधुनिक काल के कवि है। चलिए नए क्वेश्चन की ओर। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? देखिए, 2-3 मिनट से हम बातचीत बार बार कर रहे हैं कि बातचीत निबंध है, बातचीत निबंध है। तो आपका क्वेश्चन यहां पर है कि बातचीत भट्ट, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है या कहानी है या यात्रा संस्मरण है या ललित निबंध है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट जो रचना किए हैं आपके पाठ्य पुस्तक में बातचीत, ये कौन सी विद्या है? ललित निबंध। देखिए, ललित निबंध में क्या होता है? ललित निबंध का मतलब है रोचक निबंध, जिसमें हंसी मजाक की बात होता है, तो ललित निबंध के साथ जाएंगे। तो बातचीत कौन सी विद्या है मेरे दोस्तों? ललित निबंध। फिर नया क्वेश्चन है कि बालकृष्ण के प्रहसन का नाम बताइए। देखिए, हम लोग कभी परिचय में पढ़े थे निबंध लेके हैं, उपन्यास लेके हैं, नाटक लेके हैं, प्रहसन लेके हैं। तो यहाँ पर हमको ये चेक करना है कि बालकृष्ण भट्ट महोदय जो प्रहसन लिखे थे, तो ऑप्शन में जो दिया है वो उसको रचना किया है कि नहीं। तो क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताइए। जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का बीज, आचार विडंबन, इनमें से सभी। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग प्रहसन में देखे थे जैसा काम वैसा परिणाम, ये भी आपको सही है। उसके बाद नई रोशनी का बीज, ये भी रचना किया था। आचार विडंबन, ये भी रचना किया था। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, यानी इनमें से सभी। जितने भी प्रहसन यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट महोदय के प्रहसन का नाम बताइए, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ये थोड़ा आप लोगों को दिमाग पे रखना होगा। सोपान शब्द का अर्थ क्या है? कहता है सोपान शब्द का क्या अर्थ है? पायदान, सीढ़ी, बरतते हुए, इनमें से सभी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सोपान शब्द जो है आप लोग के पाठ्य पुस्तक के क्या कहते हैं, टॉपिक खत्म होने के बाद वहां पर शब्दार्थ दिया रहता है, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। सोपान शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सोपान शब्द का जो अर्थ होता है मेरे दोस्तों, सीढ़ी होता है। क्या होता है? सीढ़ी। सोपान शब्द का अर्थ क्या होता है? सीढ़ी। और ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम तो आप दोगे ना, तो आपको दिमाग में हमेशा इसको रनिंग करते रहना है। तो सोपान शब्द का अर्थ क्या होता है? सीढ़ी होता है। बालकृष्ण भट्ट को किस कारण नौकरी छोड़नी पड़ी? बालकृष्ण भट्ट को किस कारण नौकरी छोड़नी पड़ी? ध्यान दीजिए, उग्र स्वभाव के कारण, शांत स्वभाव के कारण, कम उम्र के कारण, या इनमें से सभी। मेरे प्यारे दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट को जो नौकरी छोड़नी पड़ी ना, इसका सबसे जो मेन रीजन था उग्र स्वभाव था। ये बात बात में क्रोध में आ जाते थे। ये आपको एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आएगा तो इसी ऑप्शन के साथ आएगा। ऐसा नहीं कि हम अपने पिताजी के घर से क्वेश्चन डाल दिए, ये आपके सिलेबस के क्वेश्चन है, आपके टॉपिक के क्वेश्चन है, आपके किताबों से क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सेम टू सेम रहेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ ऑप्शन ए की जगह बी, बी की जगह सी, लेकिन आपको शब्द यही लिखा रहेगा। तो
क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट को किस कारण नौकरी छोड़नी पड़ी? तो उग्र स्वभाव के कारण। किसके? उग्र स्वभाव, यानी बातों बात में नाराज हो जाते थे, बातों बातों में क्रोध हो जाते थे। तो बालकृष्ण भट्ट महोदय को किस कारण नौकरी छोड़नी पड़ी? तो उग्र स्वभाव के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। फिर नए क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। अब क्वेश्चन यहां पर है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, यानी कब हुआ था। इससे पहले क्वेश्चन यह था कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहां है, तो हम लोग पढ़े थे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। लेकिन यहां पर क्वेश्चन यह आ गया है कि इसका जन्म कब हुआ था। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जन्म हम लोग पढ़े थे 23 जून 1844। 23 जून 1844 ऑप्शन में सर्च कीजिए कहीं है तो 23 जून 1848 है, 23 जून 1844 है, 23 जून 1846। लेकिन हमको जाना है किसके साथ? 23 जून 1844। अब ये मैथ नहीं है कि तुमको तोड़ के बताएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बॉन बीटा कैसे होता है। ये आपको बेटा हिंदी है, तो हिंदी में आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो आपको अभी शायद शॉर्ट लगता होगा, सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बॉन बीटा। जी बेटा, बॉन बीटा में 1 होता है, समझा ना। तो हम लोग जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो अभी क्लास करते हैं ना, हम लोग सिर्फ सिलेबस खत्म करते हैं, किताब को केवल पढ़ देते हैं। पढ़ना नहीं है, किताब को समझना है, क्योंकि सिलेबस जो है ना अथाह है ना। तो हम लोग को उसी अकॉर्डिंग पढ़ना है जो हमको सिलेबस में जो मांगता है, एग्जाम में जो मांगता है। ये नहीं कि हम लोग 14-14 घंटा पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, अब पता चला क्वेश्चन एग्जाम में मिलवे नहीं किया। तो उतना ज्यादा पढ़ना भी नहीं है ना। तो आपको क्वेश्चन उसी अकॉर्डिंग पढ़ना है जिस अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन सेट किया जाता है। तो समझते होंगे आप लोग, तो ऐसे ही बहुत समझते हैं, क्योंकि बिहार के बच्चे इतना समझदार होता है कि जापान वाले भी फेल हो जाते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन हमारा ये है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो 23 जून 1844। कहां हुआ था? इलाहाबाद। और किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। किसका? बालकृष्ण भट्ट महोदय का। इसके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। चलिए नए क्वेश्चन की ओर आगाज करते हैं। संयोगिता स्वयंवर रचना है। मेरे दोस्तों ध्यान देगा, रचना में हम लोग पढ़े थे संयोगिता स्वयंवर रचना है, लेकिन वहां पर देखे थे कि बालकृष्ण भट्ट जो है संयोगिता स्वयंवर ने दमयंती स्वयंवर लिखा था। ध्यान देंगे, दमयंती स्वयंवर लिखा था। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है श्रीनिवास दास का, बालकृष्ण भट्ट का, बिहारी का। ये तो आपको नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट महोदय है दमयंती स्वयंवर लिखा था। लेकिन यहां पर क्या है? संयोगिता स्वयंवर। ये आपको याद रखना होगा, श्रीनिवास दास। किसने लिखा है? श्रीनिवास दास ने लिखा है। चलिए फिर नए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, ये मेरे दोस्तों लिखा था। 100 अजान 1 सुजान, ये भी लिखा था। लेकिन परीक्षा गुरु ये नहीं लिखा था। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इसमें से कौन ऐसा किताब है जिसको नहीं लिखा था? तो मेरे दोस्तों नूतन ब्रह्मचारी को लिखा था, 100 अजान 1 सुजान इसको भी लिखा था। ऑप्शन सी है दोनों, ये तो लिखा ही था। तो हमारा ऑप्शन डी होगा परीक्षा गुरु। क्यों? कि ऑप्शन डी में तो ये नहीं है कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से थे। ध्यान दीजिएगा, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी जो बेनी प्रसाद थे वो पेशे से क्या थे? पेशे का मतलब यानी कोई भी व्यक्ति अपने जीवन यापन को चलाने के लिए जो आर्थिक रूप से काम करते हैं ना, उसको पेशे कहते हैं। जैसे हम लोग पैसे के लिए पढ़ाते हैं, कोई लोग वकील बना है तो पैसे के लिए, यानी कोई भी इंसान जो अपने आय को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं उसी को पेशा कहते हैं। तो बेनी प्रसाद यानी बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे? तो व्यापारी थे। मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए व्यापारी। अब नाविक मत लगा देना, क्योंकि 10th क्लास में तो लोग पढ़ा होगा गैरी बाल्दी पेशे से क्या थे? नाविक। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत कर देते हैं, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे? तो व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी। फिर नए क्वेश्चन देखना है। हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए बालकृष्ण भट्ट को काशी किसने आमंत्रित किया था? ठीक से क्वेश्चन को देखना है कि हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए बालकृष्ण भट्ट को काशी किसने आमंत्रित किया था? श्याम सुंदर दास ने, एडिसन ने, गांधी जी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो आप बताइए 16 का आंसर क्या होना चाहिए? मेरे दोस्तों क्वेश्चन आपका बता रहा है कि हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए बालकृष्ण भट्ट को काशी किसने निमंत्रण दिया यानी आमंत्रित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए में जो है श्याम सुंदर दास। किसने किया था? श्याम सुंदर दास। और देखो इतने कॉन्फिडेंस लेवल आपको होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम तो आपको देना है ना। मैं ये बार बार बता रहा हूं, देखिए टीचर लोग तो पढ़ा के चले जाएंगे, एग्जाम आपको देना है। तो इस बात को आपको समझना, बखूबी समझना होगा, दिन रात ये करना होगा, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ
कहते हैं ना कि बिना किए कुछ जय जयकार नहीं होता है, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होता है, और जब तक पत्थर पर हथौड़े की चोट न पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस जीवन में यदि चाहते हो सूरज की तरह चमकना तो सूरज की तरह तो जलना ही पड़ेगा। अगर चाहते हो सर उठा के जिए तो सर तो झुकाना ही पड़ेगा। अगर चाहते हो राजा बने तो मेरे दोस्तों गुलाम तो बनना ही पड़ेगा। यही बात है दुनिया के, यानी बड़े पद से पहले छोटे पद पे जाना पड़ेगा। अगर चाहते हो हम बड़े बड़े अच्छे चार चक्का पे बैठे तो मेरे दोस्तों आज बोरा पर बैठ के पढ़ना पड़ेगा, बहुतों का बात सुनना पड़ेगा। यही तो होता है स्टूडेंट का मेन लक्षण होता है। आजकल के बच्चे में तो एटीट्यूड इतना हो गया है, दो चार सवाल क्या बन जाता है, अपने आप को आइंस्टीन न्यूटन आर्यभट्ट साबित करने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं। चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर, आगाज करते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? मेरे दोस्तों इसमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, प्राच्य विद्या। मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी देखना है। डी के साथ यदि हम चलते हैं तो यहाँ पर न इनमें से कोई है और न इनमें से सभी है। तो अब ध्यान देना है क्वेश्चन में कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, इसका मतलब इसमें से कोई एक को सही होगा। तो रेल का विकट खेल हम लोग पढ़े थे, ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। रेल का विकट खेल ये बालकृष्ण भट्ट महोदय ने लिखे हैं। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? प्रताप, करमवीर, हिंदी प्रदीप, ज्योत्सना। ध्यान दीजिएगा, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? मेरे प्यारे दोस्तों हिंदी प्रदीप नामक पत्र निकाला था। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? यानी हिंदी प्रदीप नामक, जिसमें आपको कितने साल काम किए थे वो क्वेश्चन आपको आगे आएगा, देखिएगा। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? देखिए क्वेश्चन देखो, इससे पहले आया था, इससे पहले क्वेश्चन आया था इसका अपोजिट। यहां पर है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं और बातचीत का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट महोदय है। और यहाँ पे रचना बात कर रहा है तो 90.9% तो हम गेस करेंगे कि बालकृष्ण भट्ट के साथ जाएंगे। तो दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? हम लोग चैप्टर जब पढ़े थे वहां पर एक बात आया था कि रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्षों तक इंसान के मुख नहीं देखा था। रॉबिन्स क्रूसो कितने साल तक? 16 वर्ष तक इंसान का चेहरा नहीं देखा था। ये किसने कहा था मेरे दोस्तों? फ्राइडे। किसने कहा था? फ्राइडे ने। तो रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे के मुख से। इसका मतलब है कि जब 16 साल तक रॉबिन्स क्रूसो ने इंसान की आवाज को नहीं सुना था तो इसका मतलब वो आदिवासी होंगे, यानी जंगल में होंगे। तो फ्राइडे साहब ने ही बोला था। रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत किसी व्यक्ति के मुंह से एक आवाज सुना था, और किसके मुंह से? फ्राइडे के। तो ऑप्शन नंबर ए। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट महोदय क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। मेरे दोस्तों बातचीत चैप्टर के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली। यानी इस चैप्टर में यह बात आया था कि बातचीत करने से इंसान के साक्षात यानी एजुकेशन का पता चलता है, उसके डिसिप्लिन का पता चलता है, किस इंसान के साथ कैसे बात करना चाहिए, छोटे बड़े में किस तरह का अंतर होना चाहिए। क्योंकि डिसिप्लिन एक मायने रखता है, क्योंकि डिसिप्लिन इज द पावर हाउस। यानी बातचीत के निबंध के माध्यम से लेखक महोदय ये कहना चाहते हैं कि इतने सुंदर स्मार्ट शरीर को भगवान ने रचना करने में 9 महीना का समय लिया है, और उस रचना में यदि मनुष्य में वाक शक्ति नहीं देता तो इस गुंगी संसार का क्या होता है? इस गुंगी संसार का हाल क्या होता है? मुख बधिर होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने मन की बात को शेयर नहीं कर सकते। लेखक महोदय ने एक छोटा सा टॉपिक रखा था कि मनुष्य में यदि वाक शक्ति नहीं होती यानी आवाज नहीं होता तो एक गुंगी संसार का क्या हाल होता। इस वाक शक्ति के कारण, इस आवाज के कारण ही इंसान अपने खुशी को, गम को एक दूसरे के बीच में क्या करते हैं? शेयर करते हैं। तो यहां पर बातचीत के माध्यम से क्या करना चाहते हैं? बातचीत की शैली, ऑप्शन नंबर ए, यानी बात की कला, बातचीत करने की कला। चलिए नए क्वेश्चन की ओर। भट्ट जी को
किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? कहते हैं बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग पढ़े थे ना कि रामचंद्र शुक्ल जो है आपको बालकृष्ण भट्ट महोदय को अंग्रेजी के क्या बोला था? एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा था। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? सी, यानी रामचंद्र शुक्ल ने यह बात को कहा था। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। अब ध्यान देना, कहते हैं बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्र था वह कब निकालना प्रारंभ किया था? 1877 में, 1848 में, 1890 में या 1894 में? तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग पढ़े थे वहां पर चैप्टर को, जब हमने रीडिंग दिए थे तो 1877 में। कब हुआ था? 1877 में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब आगे आपका क्वेश्चन ये भी आएगा कि कितने साल तक इसमें काम किया था। आप लोग इत्मीनान से रहिए। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन यहां पे है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ, इनमें से कोई नहीं। मेरे दोस्तों, देखते होंगे बहुत सारे इंसान को कभी कभी क्या होता है, टेंशन जब रहता है, आप उसको टोकिएगा, अरे यार आजकल मेरा मूड खराब है, क्या बात करते हो। तो अब किसी से बातचीत जब हो जाता है, नहीं, हाँ, तो बातचीत यानी डिप्रेशन को हल्का करने के लिए, मन को थोड़ा एकदम लूजापन करने के लिए, मन को बहलाने के लिए क्या करता है? एक दूसरे से बात करने लगता है। जब बात करने लगते हैं तो थोड़ा क्या होता है, ये हेजिटेशन, ये डिप्रेशन क्या होता है? कम हो जाता है। यानी कहने का मीनिंग ये है कि बातचीत करने से मन हल्का हो जाता है। क्या हो जाता है? मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ये कॉमन सी क्वेश्चन है कि बातचीत करने से क्या होता है? मन हल्का और एकदम साफ सुथरा हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की? देखिए, ये क्वेश्चन अभी जस्ट 2 क्वेश्चन पहले आया था, किसने कहा था, लेकिन यहां पर क्वेश्चन पलट दिया है। क्वेश्चन ये पलट दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की? एडिसन स्टील। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, एडिसन स्टील। अब ये तो क्वेश्चन आया था, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, एडिसन स्टील के साथ। कहते हैं कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? इसमें देखना है कि इसमें जो 4 ऑप्शन है, इसमें से किसको बालकृष्ण भट्ट महोदय ने नहीं लिखा है, किसको नहीं लिखा है। देखो, पद्मावती, बेनी संहार, मेघदूत और मेघनाथ वध। तो किसको नहीं लिखा है मेरे दोस्तों? मेघदूत को नहीं लिखा है, पद्मावती लिखा है, बेनी संहार लिखा है, मेघनाथ वध लिखा है। यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, इसको नहीं लिखा है, इसको नहीं लिखा है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? आरती, मंगलाचरण, नांदी पाठ या भजन? मेरे प्यारे दोस्तों, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नांदी पाठ। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? नांदी पाठ कहा जाता है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास? मैला आंचल, गोदान, अंतराल, 100 अजान, 1 सुजान। ध्यान देंगे, 28 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मेरे प्यारे दोस्तों, 100 अजान, 1 सुजान। ये बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है। 100 अजान, 1 सुजान जो है बालकृष्ण भट्ट महोदय ने इसको रचना की है, यानी लिखे हैं। रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? कब तक मेरे दोस्तों? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष? मेरे दोस्तों, कितने वर्ष? 16 वर्ष तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला। कितने वर्ष तक? 16 वर्ष। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? मिल्टन ने, स्पेंसर ने, बेन जॉनसन ने, एडिसन ने? मेरे दोस्तों, किसने कहा था? बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन का कथन था कि जब तक इंसान बोलेगा नहीं तो उसकी क्वालिटी का पता कैसे चलेगा। यह बेन जॉनसन का कथन था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह किसने कहा था? बेन जॉनसन।
किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति। मेरे प्यारे दोस्तों, वाक शक्ति नहीं होने से इस सृष्टि को गूंगा कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति। किसके न होने से? वाक शक्ति। हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका को कितने वर्षों तक चलाते रहे? कहते हैं हिंदी प्रदीप नामक पत्रिकाओं को कितने वर्षों तक चलाते रहे? यानी बाल कृष्ण भट्ट महोदय जो है इसको कितने वर्ष तक चलाया था? हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका को कितने वर्षों तक चलाया था? 44 वर्ष, 33 वर्ष, 32 वर्ष और 43 वर्ष। इसमें से क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों? यह आंसर जो है आपको 33 वर्ष। यानी कितने वर्ष तक चलाया था? 33 वर्ष तक चलाया था। किसको? हिंदी नामक पत्रिका को कितने वर्ष तक? 33 वर्ष तक। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? एडिसन के अनुसार कितने लोगों के बीच में बातचीत हो सकते हैं? कितने? ये तो बहुत इजीली है, 2, 3, 4, 5। एडिसन का कथन क्या था कि असल बातचीत जो होते हैं वो 2 लोगों के बीच में होते हैं। कितने लोगों के बीच में? 2 लोगों के बीच में असल बातचीत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? हम लोग सारांश को देखे थे। पूरे चैप्टर को अगर हमने अच्छे से देख लेंगे तो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ थोड़ा मोड़ा याद करेंगे तो बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के, कनाडा के। मेरे प्यारे दोस्तों, किसमें है? यूरोप के। कहां के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ज्यादा है? यूरोप के लोगों में। कहां के? यूरोप के। बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? अब ध्यान देना, बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914 को, 20 जुलाई 1913, यहाँ पे कुछ भी छोड़ दिया, 1913 इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो निधन हुआ था तो 20 जुलाई 1914 को, 20 जुलाई 1914 को हुआ था। किसका? बाल कृष्ण भट्ट का। और जन्म 1844 में, 23 जून 1844 में। चमनिस्तान शब्द का अर्थ है, चमनिस्तान शब्द का अर्थ हरे भरे बागों का इलाका, एक देश का नाम चिमनी राज। मेरे दोस्तों, हरे भरे बागों का इलाका को चमनिस्तान कहते हैं। हरे भरे इलाकों को क्या कहा जाता है? चमनिस्तान कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए, हरे भरे बागों का इलाका। अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान किस शब्द का अर्थ है? यहां पर क्वेश्चन है, शब्दार्थ से लिया गया है। क्या बोला गया है कि अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान किस शब्द का अर्थ है? चमनिस्तान, चंदू खाने, सोपान, इनमें से सभी। मेरे प्यारे दोस्तों, चंदू खाने। क्या लेंगे? ऑप्शन नंबर बी, चंदू खाने। यानी आपको क्वेश्चन ये है कि अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान को किस नाम से जानेंगे? तो चंदू खाने। बातचीत किस विद्या की रचना है? आलोचना, गीत, शोध, निबंध। अरे मेरे दोस्तों, बातचीत निबंध है। बातचीत क्या है? निबंध है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई? बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई? माता, पिता, भाई, मामा। किसने जगाया था मेरे दोस्तों? माता ने। यानी बाल कृष्ण भट्ट को पढ़ने की लालसा, अध्ययन करने की लालसा यानी जिज्ञासा किसने जगाया था? उसकी माता पार्वती ने। किसने? उसकी माता पार्वती ने। बाल कृष्ण भट्ट के समय के कौन कौन साथी साहित्यकार थे? बाल कृष्ण भट्ट के समय के कौन कौन साथी जो है साहित्यकार थे? प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, इनमें से सभी। यानी इसके युग के जो है ना, ये सब साहित्यकार थे। किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? रघुवीर साय, नामवर सिंह, वाजपेयी, इनमें से सभी। मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा, बहुत इत्मीनान से इस क्वेश्चन को जवाब देंगे कि किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना? किसने कहा था? रघुवीर साय ने। किसने कहा था मेरे दोस्तों? रघुवीर साय ने। और ये तमाम क्वेश्चन को हमने पीडीएफ आपके ग्रुप में डाले, आंसर को रंग रंग को डाले हैं, है ना? आप लोग वहां भी प्रैक्टिस कीजिए। आप यूट्यूब पे जाकर कम्युनिटी में जाकर भी आप इस क्वेश्चन को आराम
से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लाइव में ये जो है वीडियो है उसको खोलकर आप एकदम स्पीड बढ़ा के सुन सकते हैं। जिस परिस्थिति में हो, जिस स्थिति में हो, आपको टॉपिक एकदम कंप्लीट होना चाहिए। चलिए नए क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। वाक शक्ति के अनेक फायदे में कौन दो है? वाक शक्ति के अनेक फायदों में कौन दो है? वक्पक एवं दृष्टि, श्रवण और स्पर्श, स्पीच वक्तृता और बातचीत, इनमें से सभी ने। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग पढ़े थे ना स्पीच, वक्तृता और बातचीत। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। क्या बोला है कि बातचीत यानी वाक शक्ति के अनेक फायदों में कौन दो है? स्पीच, वक्तृता और बातचीत, है ना। हम लोग पढ़े थे बातचीत फॉर्मेलिटी में जो होता है उसमें हंसी मजाक नहीं होते, उसमें तालियों का गुंज नहीं होता है। लेकिन जब कोई एंकर, जब कोई अनाउंसमेंट जो होते हैं चुटीला चुटीला यानी हंसी मजाक वाले गप जब कर देते, कोई शायर बोल देते हैं, तो उस समय में क्या होता है? एकदम तालियों का गुंज हो जाता है। तो वक्तृता और बातचीत ये दोनों यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर मनुष्य को दी है उनमें डॉट डॉट भी एक है। यानी अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने दिए हैं तो इसमें मनुष्य को दिया, उनमें से एक क्या है? स्पर्श शक्ति, श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, घरान शक्ति। मेरे प्यारे दोस्तों, वाक शक्ति ये एक है। वाक शक्ति भगवान ने हमको और आपको, पूरी दुनिया के इंसानों को जो वरदान दिए हैं उस वरदानों में एक बहुमूल्य वरदान जो है और वाक शक्ति है, यानी आवाज। यदि वाक शक्ति नहीं होता ना तो इस संसार का दूसरा नाम क्या होता? मुकबधिर, यानी गूंगा बहरा हो जाता है। एक आदमी दूसरे को फीलिंग को नहीं समझ पाते, दुख दर्द को नहीं समझ पाते। ये वाक शक्ति के कारण ही आज इतने हम लोग एकदम क्या कहते हैं विकास को देख रहे हैं, औद्योगिक क्रांति को देख रहे हैं। ये वाक शक्ति नहीं होता तो शायद इतने सृष्टि में ये रंगारंग जो हम लोग देख रहे हैं ये सब देखने को नहीं मिलता। अतः हम कह सकते हैं शरीर में जितने भी इंपोर्टेंस वरदान है उसमें यदि किसी का भी स्थान है तो वाक शक्ति का भी स्थान है। 4 से अधिक की बातचीत को क्या कहेंगे? मेरे दोस्तों, 4 से अधिक, असल बातचीत तो 2 लोगों के बीच में होते हैं। जब 4 से अधिक बातचीत होते हैं तो उसको राम रमौवल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। यानी 4 से अधिक बातचीत जब होते हैं तो उसको राम रमौवल कहते हैं। क्या कहते हैं? राम रमौवल। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था? कहते कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था? मेरे दोस्तों, रहस्य कथा, हमारी घड़ी, अजात शत्रु, इनमें से कोई नहीं। रहस्य कथा लिखा था, हमारी घड़ी लिखा था, लेकिन अजात शत्रु को नहीं लिखा था। तो कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था? ऑप्शन नंबर सी, अजात शत्रु। बालकृष्ण भट्ट के माता थी, अरे पार्वती। बालकृष्ण भट्ट के माता के नाम क्या थे? पार्वती देवी। क्या नाम थे? बालकृष्ण भट्ट के माता जी के नाम पार्वती, पिताजी के नाम बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट के माता थी पार्वती देवी, यानी ऑप्शन नंबर ए। बालकृष्ण भट्ट प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा कब दी? बालकृष्ण भट्ट प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की एग्जाम कब दी? 1867 में, 68 में, 69 में, 70 में। मेरे प्यारे दोस्तों, 47 का आंसर क्या होना चाहिए? 47 का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या होना चाहिए कि बालकृष्ण भट्ट प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा कब दी थी? तो 1867 में। कब दिया था? 1867 में दिया था। मेरे प्यारे दोस्तों, 1867। निम्नलिखित में बालकृष्ण भट्ट का प्रहसन है। जैसा काम वैसा परिणाम, ये सही है। नए रोशनी का बेस, ये भी सही है। आचार विडंबन, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ये जितने भी है आपको प्रहसन है। ये टॉपिक जो है आपको ऑप्शन ए बी सी ये सभी प्रहसन को लिखे हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। फॉर्मेलिटी, लियाकत और संजीदगी शब्द का अर्थ है। फॉर्मेलिटी, लियाकत और संजीदगी शब्द का अर्थ होता है औपचारिकता, योग्यता, गंभीरता, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। कहने का मतलब है फॉर्मेलिटी का शब्द होता है औपचारिकता, लियाकत का मतलब होता है योग्यता और संजीदगी का अर्थ होता है गंभीरता, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, इनमें से सभी। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अब देखो, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका यानी बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है?
तर्कपूर्ण, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, दोनों इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, लेखक महोदय क्या बोला था, साइलेंट मूड में रहना है और अपने आत्मा से बात करना है। इसमें क्या होता है, शत्रु पैदा नहीं होता है, अपने आत्मा से आप बात कीजिए, इनसे दुश्मनी पैदा नहीं होते हैं, न किसी से ईर्ष्या पैदा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। बाल कृष्ण भट्ट क्या नहीं थे, पत्रकार, महाकाव्य काव्यकार, निबंधकार, आलोचनाकार। देखो, पत्रकार था मेरे दोस्तों, निबंधकार था मेरे दोस्तों, आलोचनाकार था दोस्तों, महाकाव्यकार नहीं था। यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे कि बाल कृष्ण भट्ट जो है वो क्या नहीं थे, महाकाव्यकार नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी। निरस्त शब्द का अर्थ होगा बंद कर देना, स्थगित कर देना, दोनों इनमें से कोई नहीं। 52 नंबर क्वेश्चन के साथ हम लोग जाएंगे कि निरस्त शब्द का अर्थ क्या होता है, बंद कर देना, ये सही है, स्थगित कर देना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी इनमें से, यानी ऑप्शन नंबर सी दोनों, यानी निरस्त शब्द का अर्थ होता है बंद कर देना, स्थगित कर देना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, इनमें से दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। संलाप शब्द का अर्थ होता है हार्दिक बातचीत, गंभीर बातचीत, औपचारिक बातचीत। देखिए, संलाप शब्द का अर्थ होता है हार्दिक बातचीत, गंभीर बातचीत, औपचारिक बातचीत, या इनमें से कोई नहीं। मेरे दोस्तों, संलाप का मतलब होता है हार्दिक बातचीत। कहते हैं ना, ध्यान देंगे, यहाँ पर उपस्थित होने के लिए आपको हार्दिक अभिनंदन, है ना। तो हार्दिक बातचीत, संलाप का अर्थ होता है हार्दिक बातचीत। और ये आपको ये टॉपिक जो है बातचीत, इसके सारांश ये क्या कहते हैं, टॉपिक के पीछे में यानी शब्दार्थ जो दिया है, टॉपिक खत्म होने के बाद यानी शब्दार्थ जो दिया है, जहां पर मीनिंग दिया है, वहां का ये क्वेश्चन है संलाप। इसका मतलब होता है हार्दिक बातचीत। बाल कृष्ण भट्ट के कितने निबंध महत्वपूर्ण है। देखो, 1000 निबंध लिखा था, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण कितने थे, 100। कितने महत्वपूर्ण थे, 100। ऑप्शन नंबर ए। तो बाल कृष्ण भट्ट के कितने निबंध महत्वपूर्ण है, 100। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। एक रोगी और एक वैद्य कौन सी विद्या है, कहानी है या नाटक है या निबंध है या कविता है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक रोगी और एक वैद्य, ये कौन सी विद्या है, ये आपको नाटक है। क्या है, नाटक। बाल कृष्ण भट्ट महोदय ने एक रोगी और एक वैद्य जो लिखा है, ये कौन सी विद्या है, ये आपको नाटक है। और ये हिंदी है, उतना ज्यादा सारांश की जरूरत है। और आपने टॉपिक यदि पढ़े हैं तो बहुत बेहतरीन से समझ जाएंगे और याद भी बहुत जल्दी हो जाएगा। बाल कृष्ण भट्ट क्या नहीं थे, पत्रकार, महाकाव्यकार, निबंधकार, आलोचनाकार। ये डबल क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन नंबर बी, महाकाव्यकार नहीं थे। बाल कृष्ण भट्ट लिखे हैं, उपन्यास लिखा है, नाटक लिखा है, निबंध लिखा है, इनमें से सभी। नाटक को भी लिखा था, उपन्यास को भी लिखा था, निबंध को भी लिखा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बाल कृष्ण भट्ट लिखे हैं, निबंध भी, नाटक भी, उपन्यास भी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। कहते हैं बेनी संहार, शिशुपाल वध और शिक्षादान कौन सी विद्या है, उपन्यास, प्रहसन, नाटक। कहने का मतलब यह है कि बेनी संहार, शिशुपाल वध और शिक्षादान कौन सी विद्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है ये नाटक है। क्या है, ये नाटक है। आपका क्वेश्चन था कि बेनी संहार, शिशुपाल वध और शिक्षादान कौन सी विद्या है, तो ये नाटक है। क्या है मेरे दोस्तों, नाटक है। रसातल यात्रा किसकी रचना है। अरे भाई, बातचीत शीर्षक हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका लेखक बाल कृष्ण भट्ट महोदय है। कवि है तो बहुत सारी रचना किए होंगे और उसी टॉपिक का क्वेश्चन है। तो रसातल यात्रा किसकी रचना है, तो बाल कृष्ण भट्ट के। रसातल यात्रा किसकी रचना है, बाल कृष्ण भट्ट के। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। देखिए, आप किसी को संवाद भेजते हैं या मैसेज भेजते हैं तो आत्मा की बात भेजते हैं। किसकी बात भेजते हैं, आत्मा के, क्योंकि तर्क तो नहीं करते हैं। जिज्ञासा, आत्मीयता, ये ऑप्शन के साथ क्वेश्चन है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपको आत्मीयता। तो आपका क्वेश्चन ये है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आत्मीयता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आत्मीयता आपका जो है ऑब्जेक्टिव द एंड, यानी आपको फर्स्ट चैप्टर था मेरे दोस्तों बातचीत। बातचीत का लेखक बाल कृष्ण भट्ट महोदय हैं। ये कौन सी विद्या है, ये टॉपिक, ये ललित निबंध है। समझे मेरे दोस्तों, आज हम लोग ने इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव देखे। जितने भी
सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव थे, सभी को हमने देख लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक एक ऑब्जेक्टिव को समझेंगे और याद भी रखेंगे, क्योंकि इसी में से फंसेगा, ये गारंटी नहीं, एकदम पूरा चैलेंज है कि इसी से क्वेश्चन मिलना है, इनसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव आपको नहीं मिल सकता है। तो मेहनत करते रहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश न करें ये कितनी गलत बात है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पुनः मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए मैं आप लोग के बीच से विदा होना चाहता हूं। पुनः नए एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।